हेलो एवरीवन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में एक बार फिर से राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीकानेर की तरफ से मैं मीनाक्षी कुमावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में हम टॉपिक वाइज अब आज से स्टडी शुरू कर देंगे। कल की क्लास में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम किसे कहेंगे और किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में आया। आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे ही हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आखिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें को रिलेट हो जाती है। जो आगे के चैप्टर्स आएंगे वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे आपके लिए स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप काफ़ी सारा लिख सकते हैं एग्ज़ाम में भी आंसर में, और काफ़ी सारा आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसी नज़रिए से चैप्टर जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर तो है ही, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का पार्ट 1 देखेंगे। अर्थात मैं आपको कुछ आध विशेषताएं आज पार्ट 1 में पढ़ाऊंगी और कुछ विशेषताएं कल मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करें इसकी भारतीय संविधान की विशेषता की, तो इसकी पहली विशेषता है कि इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी विद कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इसकी पहली विशेषता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी विद कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात भारतीय संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है, जो कैसा है, जिस संविधान में संविधान की सर्वोच्चता शामिल है, यानी कि सुप्रीमेसी विद कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन तो है ही, साथ ही साथ क्या लिए हुए हैं, सुप्रीमेसी लिए हुए हैं, यानी कि सर्वोच्च है, इसके ऊपर कोई भी कानून या कोई भी अन्य कोई अथॉरिटी कार्य नहीं करती। ओके, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा अभी लिखित, ये तो बात हमें समझ में आ गई कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता हुई बच्चों। दूसरी चीज़, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या अनरिटन भी होते हैं, ये क्वेश्चन आता है जनरल स्टूडेंट्स के दिमाग में। आंसर इज यस, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होते हैं, यानी कि अलिखित भी हो सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन वो अलिखित है। वो कैसा है, अलिखित है, यानी कि वो जैसे फॉर एग्जांपल वो जुडिशरी डिसीजंस है, इसके अलावा जो यूजेस है, यानी कि जो रूढ़ी है, प्रथाएं है, या फिर कॉमन लॉ के जो डिसीजंस है, उन सब पर बेस्ड है, वो अलिखित संविधान है। जबकि उसकी तुलना में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये लाइन आपकी क्लियर हो गई जो मैंने लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन, यानी कि संविधान लिखित या अलिखित दोनों ही, कोई सा भी हो, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और तो हमारे भारतीय संविधान कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? Secondly, a written constitution is one which is written down in the form of a document. लिखित दस्तावेज किस रूप में होता है, जो किसी दस्तावेज के रूप में लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, उसको लिखा जाएगा तो वो एक लिखित दस्तावेज हुआ, जिसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। इट इज़ अ सिंगल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि जो देश के, जिस देश का संविधान लिखित में है, उस देश के जो अदर लॉज है, अदर जो संवैधानिक विधियाँ है, उन सभी संवैधानिक विधियों का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एकमात्र स्रोत है। यानी कि जैसे कल हमने चर्चा भी करी थी ना, मैंने आपको बताया भी था कि अन्य जो विधियाँ हैं, अन्य जो लॉज है, वो अपनी पावर्स किससे प्राप्त करेंगे, वो अपनी पावर्स प्राप्त करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दैट मीन्स इट इज़ अ सिंगल सोर्स, ठीक है, ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द कंट्री। ओके, क्लियर? देन अब क्योंकि ये सिंगल सोर्स होता है कंट्री के अदर लॉज का, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इट लेज डाउन अ लिमिटेड और ए कंट्रोल गवर्नमेंट। इस संविधान में चूंकि लिखित में है तो इसमें स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है सरकार की कि किस तरीके की सरकार हम अपनाएंगे। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हमारे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पर जो है
संविधान में एक लिमिटेड या कंट्रोल गवर्नमेंट जिस पर नियंत्रित है, एक नियंत्रित सरकार जो है उसकी स्थापना की जाती है। इन द सेंस इट मीन्स दैट एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय इट। इट मीन्स जो भी सरकार है और या जो सरकार के अंग है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, संविधान के अनुसार ही काम करेंगे और साथ के साथ संविधान में बताई गई सीमाओं के अनुसार वो कार्य करेंगे। ये सब चीज़ें जो है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब करी हुई होती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम ऐसा ही है। जो जो फीचर्स हमने आपको बताए वो सारे हमारे भारतीय संविधान में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट के बारे में बताया गया कि गवर्नमेंट किस प्रकार की होगी, संसदीय प्रणाली की सरकार होगी। अब उन सरकार के कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, वो किस तरह से क्या क्या उनके पास पावर्स होगी, क्या फंक्शंस वो करेंगे। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई और किन लिमिटेशंस में रहकर वो अपना कार्य करेंगे ये भी इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। क्लियर। द कोर्ट्स, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है बेटा कि द कोर्ट्स आर रिगार्डेड एज द इंटरप्रेटर्स एज वेल एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखित तो में तो है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत विस्तृत कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसकी सुरक्षा कौन करेगा, तो इसकी सुरक्षा करेंगी कोर्ट्स। कोर्ट्स को क्या माना गया है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यायालय यानी कि जुडिशरी जो है वो इसका निर्वचन करेगी। जहाँ पर कहीं पर कोई अर्थ जो है जिसमें कोई संदेह है, अस्पष्ट है, तो उसे क्लियर करने के लिए कोर्ट्स उसके इंटरप्रेटर्स की भूमिका निभाएगी, उसके निर्वाचक की भूमिका निभाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी कानून का अर्थ निकाला जाएगा। इसलिए और अच्छा, जो विधि, जैसा मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि जो विधि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। सो दैट्स वाई वी ऑल कॉल्ड द जुडिशरी एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से हम जो है वो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहते हैं। क्लियर। अब इतना जो ये है नेक्स्ट, ये समझ में आ गई बात आप लोगों की, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ओके, नेक्स्ट फीचर इज द लेंथीएस्ट, बल्किएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विशालतम एवं विस्तृत संविधान। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बहुत ही विशाल है और जो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अब कैसे है ये विशाल, कैसे है ये बड़ा, या फिर ये इतना ज़्यादा लेंथीएस्ट क्यों है, इसके क्या क्या रीजंस हैं, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। फर्स्टली हम ध्यान दें तो मैंने जैसे यहाँ लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू सर आइवर जेनिंग्स, जो सर आइवर जेनिंग्स है उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इन्होंने कहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ओके, अब बड़ा क्यों है, देखें कि कमेंसमेंट के समय यानी कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय तो भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 भागों में बटे हुए थे और 8 शेड्यूल्स यानी कि 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के आते आते द कॉन्स्टिट्यूशन में अभी फ़िलहाल लगभग 447 आर्टिकल्स के लगभग आर्टिकल्स हैं जिनको कि 25 भागों में बांटा गया है और अब जो अनुसूचियाँ है वो है 12, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, अब हम इस बात पर चर्चा करें कि आखिर भारत का संविधान इतना विस्तृत संविधान क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ रीजंस हैं। ठीक है, मेनली जैसे कि संविधान निर्माताओं ने जो वर्ल्ड के अदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे वर्ल्ड के, उनसे अनुभव प्राप्त किया था, उनको पढ़ा, उनको देखा और उन्हें उनके संचालन में जो जो कठिनाइयों के बारे में भी वो नॉलेज थी कि भाई किसी अन्य देशों में, अन्य कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने में क्या क्या कठिनाई आ रही है, तो इन सब का नॉलेज उनको था संविधान निर्माताओं को। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण करने का समय आया तो उन्हीं निर्माताओं ने अपने इन अनुभवों का लाभ उठाया और उन्होंने विश्व के सभी संविधानों से जो जो अच्छी बातें थी वो भारतीय संविधान में शामिल करी। देखिए इसके बारे में हम लोग, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि बहुत अन्य विश्व के अन्य संविधानों की जो अच्छी अच्छी बातें थी वो भारतीय संविधान में समाविष्ट की गई है, इंक्लूड की गई है। तो कौन कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, किन किन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है, तो उस पर एक अलग चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसका नाम होगा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो वो है, हम एक अलग टॉपिक होगा आपके लिए, वो मैं अलग से आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन सब लोगों जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस अपने अनुभवों का लाभ उठाया और उन्होंने विश्व के सभी संविधानों की जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो उनको द बेस्ट लगी, वो उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल करी, जिससे इन द फ्यूचर संविधान के संचालन में कोई कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो।
तो इसीलिए क्या हुआ कि वो अन्य अन्य देशों से जो चीज़ें आई वो सब भारतीय संविधान में अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल करी गई, ठीक है। तो इसलिए संविधान थोड़ा बड़ा हो गया हमारा। सेकंड इसका रीज़न ये है कि भारतीय परिसंघ जो है हमारा वो क्या है कि अनेक राज्यों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो राज्य है यहाँ की शासन व्यवस्था है या जो अन्य कोई विषय है, इनके लिए भी नियमों का होना आवश्यक है, क्योंकि अनेक राज्यों में बटा हुआ है हमारा भारतीय संघ। हाँ, ठीक है। अब जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में राज्यों के संविधान पृथक है, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अपोजिट भारत में राज्यों का गठन और उनकी जो शक्तियाँ इन आदि से संबंधित जो उपबंध है वो संघीय संविधान में ही दिए गए। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डिफाइन कर दिया गया है कि भैया सेंट्रल की गवर्नमेंट कैसी होगी, स्टेट की गवर्नमेंट क्या होगी, उन दोनों सरकारों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का गठन कैसे होगा, उनकी शक्तियाँ क्या क्या होगी, इन सब का जो वर्णन है वो इस संविधान में ही कर दिया गया है। ये भी एक कारण है कि हमारा संविधान विस्तृत हो गया है। फिर एक और अन्य कारण की हम लोग बात कर लें तो ज्योग्राफिकल व्यू से अगर हम देखें तो देश की विशालता और यहाँ की विशेष समस्याओं ने भी संविधान को बड़ा बनाने में योगदान दिया है। कैसे? देखो, भारत जो है आप जैसा आप जानते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक धर्मों को माना जाता है और अनेक विशेष परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं, अनेक धर्म और संस्कृति वाले लोग हैं, ठीक है। और अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़ी जातियों का देश भी है हमारा देश। तो ये सब ऐसी समस्याएं हैं, मतलब कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक वैरायटी है, कल्चर की भी वैरायटी है ना, और लोगों की भी है। तो इस तरह से इन सबसे संबंधित कई समस्याएं भी यहाँ पर अराइज होती हैं। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए प्रोविजंस का संविधान में समावेश किया जाना आवश्यक था। जैसे पर्टिकुलर पिछड़े वर्गों के लिए कुछ हो या SC/ST के लोगों के लिए कोई विशेष उपबंध करने हो, तो ये सारे उपबंध जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं ताकि इन द फ्यूचर जो भी समस्याएं आए उनसे निपटा जा सके, ठीक है। एक अन्य कारण जो हो सकता है संविधान के विस्तृत होने का वो है कि मूल अधिकारों के अलावा हमारे भारतीय संविधान में DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भी बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 6 मूल अधिकार जो हमें प्राप्त है हम पढ़ेंगे, जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इसमें शामिल है। तो ये थे कुछ मेन कारण जो मैंने आपको बताए। फिलहाल तो अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की, तो संविधान की जो ये विशालता है, कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं और वो ये कहते हैं कि संविधान जितना ज़्यादा विशद होगा उतना ही ज़्यादा वो स्पष्ट होगा। लेकिन इसके विपरीत जो लोग संविधान के विशाल होने की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि भैया इतना बड़ा संविधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रम और झगड़ों का कारण बनता है फिर। इसीलिए भारतीय संविधान को जो उसके क्रिटिकाइजर्स है, जो आलोचक हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को लॉयर्स पैराडाइज, वकीलों का स्वर्ग कहा है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी यहाँ पर क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका जो है सेकंड पॉइंट डिस्कस किया मैंने आपके साथ में। नाउ जो थर्ड इसके जो फीचर है वो है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि भारतीय संविधान में किस प्रकार, क्या विशेषता है भारतीय संविधान की, कैसा है भारतीय संविधान, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर अब इन शब्दों का हम मतलब समझेंगे कि क्या मतलब होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि जो प्रेम्बल है, उसके बारे में भी हम एक अलग से टॉपिक पे क्लास के में पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य भारत में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उद्देशिका की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, तो प्रियम्बल का पर्पस भी जो है वो यही है कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना में देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये लैंग्वेज क्लियरली लिखी है, आप पढ़ सकते हैं प्रियम्बल में, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये जो वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं इनका लिटरली मीनिंग क्या होता है, तो इससे आप रूबरू हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फर्स्ट हम बात, जैसे मैंने लाइन लिखी है उसमें लिखा है मैंने सोवरेन, यानी कि प्रभुत्व संपन्न। सोवरेन लिटरली मीन्स द अल्टीमेट सुपीरियर, मतलब जो अपने आप में सर्वोच्च है। हु रिकॉग्नाइज नो मास्टर, जिसका खुद का कोई स्वामी नहीं है, जो स्वयं ही अपना स्वामी है। सोवरेन मतलब प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि जो
ऐसा राज्य जो बाह्य नियंत्रण से, किसी बाहर के कंट्रोल से मुक्त हो और अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। ठीक है, और इस संबंध में भारत जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, मतलब भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत की सरकार जो है वो आंतरिक और बाह्य मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। ध्यान रखें, यह संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारत की जनता में निहित है। तो यहाँ पर जो है वो भारत अपने निर्णय लेने के लिए, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हो, इंडिया जो है वो खुद एबल है, वो किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ सॉवरेन। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलिज्म की। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। तो सोशलिज्म जनरली इट मीन्स अ सिस्टम अंडर विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर स्टेट ओन्ड। मतलब समाजवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि उत्पादन के साथ संसाधन जो होते हैं वो राज्य के पास होते हैं और राज्य उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है हर वर्ग को देखते हुए। अब कैसे करता है? इक्वल प्रोटेक्शन टू ईच इंडिविजुअल फॉर प्रोग्रेस, यानी कि सभी को जो है वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सभी को जो है वो उत्पादन के साधनों का या जैसे रोजगार का फॉर एग्जांपल वो क्या करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, सबको अपने विकास के लिए समान अवसर देना। ठीक है, तो ये हुआ समाजवाद। ठीक है, दिस टर्म इज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है जो मैं आपको भी यहाँ बता देती हूँ। देखिए, भारतीय संविधान का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो यहाँ पर प्रियम्बल में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, जो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। पहला शब्द तो जोड़ा गया था सोशलिज्म, दूसरा शब्द जोड़ा गया था सेकुलरिज्म और तीसरा शब्द जोड़ा गया था इंटेग्रिटी, अखंडता। ठीक है, 3 शब्द हुए, सॉवरेन, सोशलिज्म एंड इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द जो हैं, सॉरी सॉवरेन नहीं, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटेग्रिटी, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए। इससे पहले ये मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं थे स्टूडेंट्स। क्लियर? अब ये बात मैंने आपको यहाँ बता दी है। नेक्स्ट सेकुलरिज्म की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट इन इंडिया हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। सेकुलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्ष, जहाँ पर ऐसा राज्य जिसका कि अपना कोई धर्म नहीं होता। तो इंडिया भी ऐसा ही है जिसका अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से ट्रीट करता है। द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, तो उसे हम क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष। तो हमारा भारत भी ऐसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र की अगर हम या जनतंत्र की हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब होता है लोगों की सरकार, जो लोगों के द्वारा ही, लोगों के लिए ही चलाई जाती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करता है, प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एंजॉयज सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर। यानी कि यहाँ पर जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रशासन में, सरकार में हर तरीके से किसी अडल्ट का जो है वो दखल होता है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, मतलब जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सरकार में जाता है। ठीक है, जनता अपना अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। ठीक है, अपना प्रतिनिधि जनता चुनकर भेजती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है आप लोगों की, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये इस प्रकार की सरकार का सिस्टम होता है जिसमें कि ऑफ विच एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जहाँ पर हर वयस्क जो है देश का वो एंजॉयज अब सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर, यानी कि उसको क्या होता है, राइट टू वोट, उसको मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर वहाँ पर भेजता है सरकार में। क्लियर? दैट मीन्स डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स हुआ आपका गणराज्य। जैसे अब देखो, रिपब्लिक का मतलब 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। इन अ नैरो सेंस, अगर हम एक साधारण और संकीर्ण अर्थ में बात करें तो इट सिग्निफाइज अ सिस्टम अंडर विच द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं रिपब्लिक का मतलब, तो इसका मतलब होता है कि स्टेट का जो प्रतिनिधि होता है वो कैसा होता है, चुना हुआ होता है। जो इस राज्य का जो प्रमुख होता है वो कैसा होगा, चुना हुआ होगा।
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमारे भारत भी रिपब्लिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसा है? इलेक्टेड पर्सन है। कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन कौन हुआ? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या हुआ? इलेक्टेड होता है। हु इज़ चूजन फॉर ए लिमिटेड पीरियड, जो एक पर्टिकुलर अवधि के लिए इलेक्ट किया जाता है, मतलब 5 ईयर्स के लिए, है ना, 5 सालों के लिए। ठीक है। फिर बात करें हम अगर वाइडर सेंस की, तो इन अ वाइडर सेंस द वर्ड रिपब्लिक मीन्स अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पावर रेस्ट इन द पीपल। मतलब रिपब्लिक का मतलब ऐसा स्टेट जिसकी की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है, रेस्ट इन द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जिनका अपना चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, अपना चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। वो देश कैसा होगा, वो स्टेट कैसा होगा? रिपब्लिक स्टेट होगा। और वो किसके विपरीत होती है ये व्यवस्था? एज अपोज टू वन गवर्न्ड बाय किंग और ए सिमिलर रूलर। यानी कि कई जगह ऐसी व्यवस्था होती है बेटा जहाँ पर जैसे केवल और केवल एक ही राजा का शासन चलता है या वंशानुगत शासन चलता है। इसके उलट जो व्यवस्था होती है, इसके अपोजिट जो व्यवस्था होती है वो होगी रिपब्लिक, जहां पर चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसकी जो चौथी विशेषता है भारतीय संविधान की वो है कि यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना की गई है। The Indian Constitution establish a parliament form of government both at the center and the state levels। दोनों ही लेवल्स पर, चाहे वो सेंट्रल का लेवल हो चाहे वो स्टेट के लेवल पर हो, दोनों ही जगह पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। अब कैसे होगा ये सब कुछ? ठीक है। तो इसके लिए जो है, जैसे अगर हम बात करना चाहते हैं इसकी, तो ये हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो क्या होगी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो स्टेट ऑफ हेड होगा, द हेड ऑफ द स्टेट इज मेयरली ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ठीक है। जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होगा, जैसा अभी मैंने आप लोगों को इसमें भी बताया। कौन है? जैसे हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। और दूसरी विशेषता क्या होगी इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? दैट द एग्जीक्यूटिव वेस्टेड विद रियल पावर्स इज मेड आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। यानी कि जो कार्यपालिका होगी जिसमें शक्तियां निहित हैं वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी। कैसे होगी? कि जैसे हमने संविधान के आर्टिकल 74 में, संविधान का आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में प्रोविजन करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो राष्ट्रपति को अपने कार्य संचालन में सहायता करेंगे और सलाह देंगे, ये आर्टिकल 74 कहता है। ठीक है। दूसरी तरफ आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। और दूसरी तरफ आर्टिकल 75 तुरंत क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। तो ये जो दोनों शर्तें मैंने आप लोगों को बता दी, तो ये दोनों विशेषताएं किस संविधान में होती है? ये होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि हमारे भारतीय संविधान में निहित है। क्लियर? नेक्स्ट इज, जो इसकी 5वीं विशेषता है वो है अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। यानी कि मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला एक संघ। The Indian Constitution sets up a federal system of government with strong centralizing tendencies। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो ऐसी संघीय सरकार की स्थापना करता है जो केंद्रीय रूप से मजबूत है, जहाँ पर केंद्र जो है वो ज़्यादा मजबूत है। देखिए ये इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि कोई भी स्टेट, हमारा केंद्र मजबूत करने का कुछ कारण ये भी है कि कोई भी स्टेट अपनी मन मर्जी से केंद्र से अलग नहीं हो सकता, वो केंद्र से अलग नहीं है। जैसे हम बात करें सिंगल सिटीजनशिप की, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है यूएसए की तरह। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे केंद्र प्रमुख है, सभी जो है वो सभी राज्य जो है वो इस संघ का एक भाग माने जाते हैं। ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मजबूत केंद्रीकरण है। अब क्यों है ये तो मैंने आपको बताया। अब जहाँ जहाँ पर जैसे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हमारा भारतीय संविधान है, तो ये जहाँ जो जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दुनिया में, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है
मतलब संघीय संविधान है तो उनकी कुछ विशेषताएं भी होती है। तो ऐसे संघीय संविधानों की विशेषताएं क्या होगी, जैसे इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमेशा लिखित होता है, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड करता है गवर्नमेंट को और सबके जो पावर्स है, सबके जो फंक्शंस है, सबकी जो लिमिटेशंस है, उन सबको डिफाइन करता है। इसीलिए वो कैसा होता है, उसका रिटर्न होना ज़रूरी है ताकि स्पष्ट हो, क्लियर हो सारी स्थिति। ठीक है, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड, द सुप्रीमेसी लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी अन्य बॉडी संविधान से ऊपर नहीं है। जितने भी अदर जो कानून देश में लागू हैं वो सभी संविधान के अंडर होंगे। संविधान के अगर वो अगेंस्ट होंगे तो दैट ऑल मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिक्लेयर्ड बाय द जुडिशरी। ओके। थर्डली, इट प्रोवाइड्स फॉर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि जो संघीय संविधान होगा वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पावर को डिवाइड करेगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उनकी क्या शक्तियाँ होगी, उनके क्या फंक्शंस होंगे, उनकी लिमिटेशंस क्या होगी, ये सब डिफाइन किया जाता है संघीय संविधान में, जैसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। फोर्थ, इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उसका रिजिड होना भी ज़रूरी है, मतलब कठोर संविधान। कठोर संविधान मीन्स जिसमें कि ईजिली जो है वो अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन नहीं किए जा सकते हों। संशोधन का हम चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही जान लें कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें संशोधन करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ साथ ही आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होता है। इसलिए इसे कई जगह क्या कहा गया है, इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, ये भी इसकी विशेषता है। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। संघीय संविधान जो होता है, जैसा हमारा भारतीय संविधान है, वो स्वतंत्र न्यायपालिका का उपबंध भी करता है। जिस तरह से हमारी भारतीय न्यायपालिका है वो थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, और वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र है वो, कहीं पर भी वो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के अंडर काम नहीं करती है ना, वो अपने निर्णय करेगी। और जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई लॉ बनाया गया है तो दैट मीन्स जुडिशरी जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए फ्री है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, और स्वतंत्र न्यायपालिका अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। अगली क्लास में हम लोग जो है वो भारतीय जो चैप्टर हमने शुरू किया है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बाकी अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, इसको रिवीजन करिए। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।